हेलो एवरीवन, आप सभी का एडीज क्लासेस में एक बार दोबारा से पुनः स्वागत है। हम लोग रे ऑप्टिक्स में पिछली क्लास में प्लेन मिरर खत्म किया है। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर हमने खत्म किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, यानी प्लेन मिरर से हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो गया है। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, आज हमें ये डिस्कस करना है। और मैं कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में, खासकर अगले आधे घंटे 40 मिनट में, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं वो सारे टर्म हम लोग डिफाइन कर ले जाए। तो सबसे पहला टर्म हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं? स्फेरिकल मिरर। हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या होगा? तो स्फेरिकल मिरर हमारा कुछ भी नहीं, एक ट्रांसपेरेंट होलो स्फेरिकल ग्लास के कट करके एक पार्ट बाहर निकाला जाए, उस पार्ट को किसी एक साइड में पॉलिश कर दे तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाता है? स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन होगा। यानी मैं बनाऊं, मान लिया हमारे पास ये एक ट्रांसपेरेंट होलो स्फेरिकल ग्लास है। ये हमारे पास में क्या है? अगर मैं लिखूं तो हमारे पास में ये एक ट्रांसपेरेंट होलो स्फेरिकल ग्लास का मीडियम है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? कि अगर इसमें से आर पार दिखाई देगा, इसके एक उस साइड भी दिखाई देने वाला है ऑब्जेक्ट जो भी रखा होगा, तो ये हमारे पास में ट्रांसपेरेंट और कैसा होगा? होलो होगा। किस शेप का होगा? स्फेरिकल शेप का होगा। कौन सा मटेरियल होगा? ग्लास का मटेरियल होगा। तो अगर किसी भी ट्रांसपेरेंट होलो स्फेरिकल ग्लास को कट करके, अच्छा मैं अगर बात करूं, ये हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट होलो स्फेरिकल ग्लास है ना, स्फीयर का यहाँ कहीं क्या होगा? सेंटर होगा। स्फीयर का ये कुछ ना कुछ क्या रहेगा? रेडियस रहेगा। तो सी हमारा सेंटर ऑफ स्फीयर है, आर हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो किसी भी ट्रांसपेरेंट होलो स्फेरिकल ग्लास में, इस ग्लास में मान लिया मैंने ऐसे दो पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया। पहला पार्ट जो ये मैंने क्या किया है, ये हमारा कटिंग एक्सिस है। तो ट्रांसपेरेंट होलो स्फेरिकल ग्लास में ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कट मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे दो पार्ट कट करके बाहर निकाला। अच्छा जरा बताना, कौन से दो पार्ट कट करके बाहर आए हैं? तुम कहोगे सर एक ऐसा पार्ट कोई कट करके बाहर आया होगा, दूसरा इस तरह का पार्ट कोई हमारा कट करके बाहर आया होगा। अच्छा अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास में जो स्फेरिकल पार्ट है ना, इस स्फेरिकल पार्ट का सेंटर राइट होगा या लेफ्ट होगा? तो अभी तो बहुत आसानी से दिख रहा होगा सर, ये स्फेरिकल पार्ट यहाँ आया है ना, तो सेंटर इसके कहाँ है? राइट में। पर मैं कह रहा हूँ वैसे भी हमें पहचानना आना चाहिए स्फेरिकल पार्ट का सेंटर किस साइड होगा, क्योंकि ये काम पड़ता है सवालों में। तो कभी भी स्फेरिकल पार्ट का सेंटर हमें पता करना हो ना, तो इस स्फेरिकल पार्ट से एक होलो स्फेयर बन में बनाना। अब जरा अगर बताना, स्फेरिकल कर्वेचर ऐसा है तो हमारा स्फेयर किधर बनेगा? राइट साइड। और जिस साइड स्फेयर बन रहा होता है उसी साइड में उस पार्ट का क्या आएगा? सेंटर आएगा। इसी तरह मैं कहूँ इस पार्ट का सेंटर कहाँ आएगा? तुम कहोगे सर मैं एक हाइपोथेटिकल अगर स्फेयर बनाऊं तो लेफ्ट साइड बनेगा, और अगर लेफ्ट साइड हाइपोथेटिकल स्फेयर बन रहा है तो इस स्फेरिकल पार्ट का सेंटर हमारा लेफ्ट साइड में हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, जब हमारे पास में प्लेन सरफेस था ना, तो मैं चाहे पॉलिश राइट साइड में कर दूं चाहे लेफ्ट साइड में कर दूं, क्योंकि दोनों साइड ही प्लेनर था तो एक ही टाइप का मिरर बन के आ रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पॉलिश जो है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड कर दूं, यहां पर अगर मैं पॉलिश सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड कर दूं, या मैं पॉलिश सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड कर दूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है दो तरीके का हमें मिरर बनता हुआ दिख रहा है। जब हम लोग पॉलिश सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड करेंगे ना, तो जो मिरर बनता है उस मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अगर मुझसे कोई पूछे कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो मैं कहूंगा कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है ना जिसमें पॉलिश सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड को किया जाएगा। अगर मैं पॉलिश सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर वाले साइड को करूं तो जो मिरर बन के आता है, ऐसे मिरर को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉनकेव मिरर कहेंगे। यानी कॉनकेव मिरर में पॉलिश सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड वाले साइड को करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड वाले को पॉलिश करेंगे। अच्छा बताना पॉलिश किसका करेंगे? तो ये मैं भी बता चुका हूं, हम लोग एल्युमिनियम या सिल्वर का पॉलिश कर रहे होते हैं। ये सब प्लेन मिरर में बताया हुआ है ना। और जिस साइड पॉलिश हो उस साइड को हम लोग पॉलिश साइड कहते हैं। जिस साइड हमारा पॉलिश होगा उस साइड को हम लोग पॉलिश साइड कहते हैं। जिस साइड पॉलिश नहीं होता है उस साइड को हम लोग रिफ्लेक्टिंग साइड भी कहते हैं। ये सब बातें मैं बोल चुका हूँ प्लेन मिरर में, वही सब बातें दोबारा से आ रही हैं।
जिस साइड हमारा स्फेरिकल मिरर में पॉलिश होगा वो पॉलिश साइड होगा, जिस साइड पॉलिश नहीं है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होगा। रे कभी भी अगर मैं पॉलिश साइड पे इंसिडेंट करवाऊंगा तो पॉलिश क्या करेगा, रे को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका ना तो रिफ्लेक्शन होगा ना रिफ्रैक्शन हो पाएगा। रिफ्लेक्शन करवाने के लिए रे हमेशा किस साइड होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग साइड पे इंसिडेंट होना चाहिए। अब अगर मैं डिफिनेशन लिखना चाहूँ एक आध लाइन के लिख लेते हैं, तो मुझसे कोई पूछे स्फेरिकल मिरर क्या है, तो स्फेरिकल मिरर एक ट्रांसपेरेंट होलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है जिसके किसी एक साइड को पॉलिश करेंगे। अगर पॉलिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड करूंगा तो कॉन्वेक्स मिरर, अगर पॉलिश मैंने एल्यूमिनियम या सिल्वर का सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड को किया तो हमारा कौन सा मिरर बनकर आ जाएगा, कॉनकेव मिरर बनकर आएगा। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, डेफिनेशन लिख रहा हूं। It is a part of transparent spherical glass having polish having polish towards the center side or opposite the center side, या तो सेंटर के साइड को पॉलिश करूंगा या सेंटर के अपोजिट साइड को पॉलिश करूंगा तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, एक स्फेरिकल मिरर बनेगा। जब सेंटर के साइड को पॉलिश करूंगा तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, सेंटर के अपोजिट साइड को पॉलिश करूंगा तो कॉनकेव मिरर हमारा बनने वाला है। अब इस कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से रिलेटेड मैं कुछ डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक एक डेफिनेशन हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे। यानी नेक्स्ट हेडिंग हमारा है डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से रिलेटेड हमें डेफिनेशन देना है। पहला डेफिनेशन हमारा किसका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले मैं बोल दे रहा हूँ, रे डायग्राम में बना, पहले मिरर में बनाकर दिखा दूंगा, उसके बाद में देखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो तुम कहोगे सर स्फेरिकल मिरर चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हमारा एक ट्रांसपेरेंट होलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है और उस स्फेयर का जो सेंटर है ना वही इस मिरर के लिए क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। जैसे मैं पीछे के डायग्राम में आऊं, हमारे पास ये जो स्फेरिकल मिरर है ना, ये स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी ट्रांसपेरेंट होलो स्फेरिकल ग्लास का क्या है, पार्ट है। और इसी ट्रांसपेरेंट होलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट जो है ना, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही मिरर के लिए क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, जिसको मैं यहाँ सी से लिख रहा हूँ। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, तो मैं कहूंगा स्फेरिकल मिरर, spherical mirror is a part of transparent hollow spherical glass, is a part of transparent hollow spherical glass. Spherical mirror is a part of transparent hollow spherical glass. Center of such sphere are said to be, center of such sphere are said to be center of curvature. Center of such sphere are said to be center of curvature of spherical mirror, of spherical mirror। ऐसे सेंटर को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये भी डेफिनेशन सुनना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो हमारा स्फेरिकल मिरर एक ट्रांसपेरेंट होलो स्फेयर का पार्ट होता है, उस होलो स्फेयर का जो रेडियस होगा वही मिरर का क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। दो डेफिनेशन मैं दूंगा, तो पहला डेफिनेशन में क्या दे रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर
spherical mirror is a part of spherical mirror is a part of transparent hollow sphere. Spherical mirror is a part of transparent hollow spherical glass. Radius of such sphere radius of such sphere are said to be radius of such sphere are said to be radius of curvature. Radius of such sphere are said to be radius of curvature of spherical glass. उसके रेडियस को हम लोग क्या नाम देंगे? स्फेरिकल ग्लास का स्फेरिकल मिरर, आई थिंक ज्यादा बेहतर क्या है, स्फेरिकल मिरर का रेडियस कहेंगे। एक डेफिनेशन मैं और देना चाहूंगा, तो दूसरा डेफिनेशन यहाँ से लिखूंगा, पर पीछे डायग्राम में जरा देखते हैं किसको मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा है। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारा स्फेरिकल मिरर जिस भी ट्रांसपेरेंट होलो स्फेयर का ग्लास है ना, उस ग्लास का जो रेडियस है उसी रेडियस को मिरर का क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर जरा ध्यान देना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर का डिस्टेंस है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर का जो डिस्टेंस आएगा, अगर ये स्फेयर या सर्कल का पार्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर का डिस्टेंस आएगा वही हमारा हमेशा क्या रहेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं एक डेफिनेशन और क्या दे सकता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर का? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उन्हीं डिस्टेंसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या हमारे पास में कॉनकेव मिरर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मैं अगर ये भी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मिरर आर said to be radius of curvature सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं हमेशा कैपिटल आर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं हमेशा कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ मिरर के रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा है पोल। पोल को हम लोग कैपिटल पी से मिरर के रिप्रेजेंटेशन में डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मिरर पे चले और पोल को मैं डिफाइन करूं। देखना पोल होता क्या है। तो पोल हमारा जो है ना, मिरर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जो मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे ना, ऐसे पॉइंट्स को हम मिरर का क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। और हर मिरर का अलग अलग पोल होगा, यानी ये जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, हर अगर एक ही स्क्वायर से बना हुआ मिरर है ना, तो उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? सेम। पर मिरर उस पार्ट पे डिपेंड करेगा कि जो भी हमारे पास में मिरर का पार्ट है ना, पोल हमारा इस पार्ट पे डिपेंड करेगा। और इस पार्ट का जो मिड पॉइंट है, जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है मिरर का, उसी पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? पोल। यानी पोल हमारा कुछ भी नहीं, मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? मिरर के मिड पॉइंट को पोल कहेंगे। तो अगर मैं पोल का डेफिनेशन लिखना चाहूँ ना, कि जरा बताना पोल होगा क्या, तो तुम कहोगे सर मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर आर said to be पोल ऑफ दैट मिरर। पोल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल के बारे में एक आध बातें और सुनना। अच्छा, मिरर में अगर ध्यान हो, प्लेन मिरर हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट आएगा, स्फेरिकल मिरर में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, इमेज बनेगा, उसका मिरर का फोकस होता, जो आगे हम लोग डिफाइन भी करेंगे। तो मिरर में ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हो गया, इमेज का कोऑर्डिनेट हो गया, फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया, ये सारा का सारा चीजें कहाँ से मेजर की जाती हैं? पोल से मेजर की जाएंगे। यानी मैं कह रहा हूँ ऑल कोऑर्डिनेट्स
आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ऑल कोऑर्डिनेट्स का मतलब वो चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, इमेज का डिस्टेंस हो, फोकस का डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, वो सारा का सारा हमेशा कहाँ से मेजर किया जाएगा, पोल से मेजर किया जाता है। तो ये लाइन में दोबारा ये लाइन लिख देता हूँ क्या, ऑल कोऑर्डिनेट्स आर मेजर्ड फ्रॉम, ऑल कोऑर्डिनेट्स आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स कहाँ से मेजर किए जाएंगे, तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे पोल से मेजर किए जाते हैं। वैसे अगर तुम्हें 9th क्लास याद हो ना, मैंने बताया था ना, हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में मैथ्स में कि सारे के सारे डिस्टेंसेस एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं ना। यानी एक तरीके से मैं पोल को क्या अज्यूम करूंगा, ओरिजिन अज्यूम करूंगा। दैट मीन्स पोल इज अज्यूम एज ओरिजिन, यानी पोल को हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, ओरिजिन अज्यूम करते हैं। इसलिए मैं क्या कहता हूं कि हमारे सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाएंगे, पोल से। इसका मतलब क्या है, अगर मुझसे कोई पोल का कोऑर्डिनेट पूछे ना, तो पोल का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0,0 रहने वाला है। और सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से, डिस्टेंसेस या कोऑर्डिनेट्स कहां से मेजर किए जाएंगे, पोल से मेजर्ड किए जाते हैं सारे के सारे डिस्टेंसेस या कोऑर्डिनेट्स हमारे। अब अगर मैं आगे अगले डेफिनेशन पे चलूं, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको डिफाइन कर रहा हूं, देखते रहना। जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया उसी डायग्राम से अभी काम चला रहा हूं। हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, तो अब मैं मिरर के डायग्राम पे आऊं, देखो क्या बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करता है ना, इसी लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करेगा, उस लाइन को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अच्छा, मुझसे कोई पूछे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, तो मैं कहूंगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करेगा ना, उसी ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन लिखूं, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन ध्यान देना क्या होगा, तो होगा लाइन ज्वाइनिंग द पोल, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, sorry, line joining the pole and center of curvature, line joining the pole and center of curvature are said to be principal axis of spherical mirror। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करता है ना, उस ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन अगर हो गया, तो एक बात सुना, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, पोल को हम लोग क्या ज्यूम करेंगे, एक्स एक्स सॉरी पोल को हम लोग क्या ज्यूम करेंगे, ओरिजिन। अब अगर पोल ओरिजिन है, तो किसी न किसी एक्सिस को एक्स मानेंगे, किसी न किसी को वाई मानने वाले हैं। तो सवाल उठा किसको एक्स एक्सिस मानते हैं, तो मैं कह रहा हूं ना, यही जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है स्फेरिकल मिरर में, इसी प्रिंसिपल एक्सिस को मैं क्या अज्यूम करता हूं, एक्स एक्सिस अज्यूम करूंगा। क्या मैं कह रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस को मैं क्या अज्यूम करता हूं, एक्स एक्सिस अज्यूम करूंगा। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान देना ना, एक्स एक्सिस कहते ही मन में बिना बोले हुए एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। क्योंकि हमने जब पढ़ा था ना 9th क्लास में एक्स एक्सिस, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पोल के राइट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी हमने ये पढ़ा है ओरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस के वैल्यूज क्या रहेंगे, नेगेटिव। पर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हम लोग एक्स एक्सिस में ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हम अलग तरीके से देखेंगे, कौन सा साइड पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, वो आगे मैं इस चैप्टर में बताऊंगा अगले आधे एक घंटे में। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ ना, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मानना, और एक्स एक्सिस मानने के अलावा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मैथ्स में होता है, उस तरह हम लोग यहाँ रे ऑप्टिक्स में नहीं यूज करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि पोल के राइट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, पोल के लेफ्ट पे प्रिंसिपल एक्सिस के वैल्यूज क्या रहेंगे, नेगेटिव। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के जो वैल्यूज हैं पॉजिटिव नेगेटिव ना, वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर पहले मैं ये लाइन लिख सकता हूँ क्या, हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है,
principal axis is assumed to be x एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या मानते हैं, x एक्सिस अज्यूम करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में अपर्चर है। अपर्चर का डेफिनेशन देखना, मैं नया डायग्राम बना देता हूँ। हमारे पास में ये एक स्फेरिकल मिरर है, मैं कहूँ जरा बताना ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, तो तुम कहोगे सर ये हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर है, क्योंकि पॉलिश मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड को किया है। अब जरा देखना अपर्चर क्या होगा, तो स्फेरिकल मिरर के दो एंड पॉइंट्स को सर्कल के दो डायमेट्रिक एंड मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए ना, तो उस सर्कल का जो डायामीटर है उसी डायामीटर को मैं क्या नाम देता हूँ, अपर्चर कहूंगा। अच्छा, अपर्चर का क्या डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, सर्कल के डायमेट्रिक एंड को, सॉरी सर्कल के स्फेरिकल मिरर के जो दोनों एंड पॉइंट है ना, अगर उसे सर्कल का डायमेट्रिक एंड मानो, सर्कल के डायमेट्रिक एंड मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, तो इसी सर्कल का जो डायमीटर है उसी डायमीटर को हम लोग क्या नाम देंगे, अपर्चर कहेंगे। पहले मैं डेफिनेशन लिखूं अपर्चर क्या होगा, तो तुम कहोगे सर अपर्चर होता है इफ एंड्स ऑफ अ spherical mirror, if ends of a spherical mirror is assumed to diametric end of is assumed to diametric end of a circle, then such diameter are said to be अपर्चर। तो ऐसे डायामीटर को हम लोग क्या नाम देते हैं, अपर्चर कहेंगे। अब सवाल ये उठा सर अपर्चर का फायदा क्या है बड़ा या छोटा होने का, तो देखते रहना, आराम आराम से देखना। मैं ये कह रहा हूं ना, अगर मान लिया हमारा अपर्चर ज्यादा है, स्फेरिकल मिरर का अपर्चर बड़ा, यानी एक छोटे अपर्चर का स्फेरिकल मिरर है, एक बड़े अपर्चर का स्फेरिकल मिरर है, तुम कहोगे सर ये अपर्चर जितना ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट से आने वाली इंसिडेंट रे उतनी ज्यादा पहुंचेंगी। अच्छा बताना, अगर एक मिरर पे ऑब्जेक्ट से 1000 रे पहुंच रही है, दूसरे मिरर बड़ा मिरर है जिसका अपर्चर ज्यादा है, एक ऐसे छोटा सा मिरर है, एक ये मिरर है, और दूसरा ऐसे बहुत बड़ा मिरर है। अगर इस छोटे वाले मिरर पे हमारे नंबर ऑफ इंसिडेंट रे 1000 है किसी ऑब्जेक्ट का, तो इस मिरर पे बड़ा अपर्चर होने की वजह से नंबर ऑफ इंसिडेंट रे क्या रखा रहेगा, ज्यादा। यानी अगर यहाँ 1000 रे मिलकर इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ 10,000 रे मिलकर इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो तुम कहोगे सर जितने ज्यादा रे रिफ्लेक्शन के बाद में इमेज बनाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारी इमेज की ब्राइटनेस क्या रहेगी, ज्यादा रहने वाली है। तो अगर मैं मोटा मोटा ये देख पा रहा हूँ ना कि अपर्चर बड़ा रखने का फायदा ये है कि इमेज की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर मैं अपर्चर को कम रखूंगा तो हमारे इमेज की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर मैं ये चाहता हूँ ना इमेज का इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ज्यादा रहे, तो मैं अपर्चर को क्या कोशिश करूंगा, ज्यादा रहे। हाँ, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ये भी देख लेंगे अपर्चर ज्यादा रखने के नुकसान भी हैं कुछ ना कुछ, वो देखेंगे आगे। पर अभी मैं कहूँ अपर्चर अगर हमारा हाई है तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इंसिडेंट रे एट द मिरर, मिरर पे नंबर ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और जितनी ज्यादा इंसिडेंट रे आएंगी रिफ्लेक्टेड रे भी उतनी ज्यादा रहने वाली है। तो तुम कहोगे सर इससे फायदा ये हुआ ना कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द मिरर विच फॉर्म द इमेज, ये भी क्या रहने वाली है, हायर रहने वाली है। और जितने ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, इमेज की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी अपने आप क्या रहेगी, हाई रहने वाली है। यानी ब्राइटनेस कहें, अच्छा ब्राइटनेस को मेजर करने का जो फिजिकल क्वांटिटी है ना उसे ही इंटेंसिटी कहते हैं। तो ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो है, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ इमेज हमारा जो है ना वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो मुझे ये समझ में आया स्फेरिकल मिरर का अपर्चर जितना ज्यादा होगा वो मिरर
क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा ब्राइटनेस को हमारा रखेगा। पर अभी फोकस का डेफिनेशन देते देते मुझे इस बात का आइडिया लग जाएगा कि जो मैं लेके चल रहा था ना कि ब्राइटनेस या इंटेंसिटी को हाई रखने का, वो मैं चाह के भी ज़्यादा रख नहीं सकता हूँ। देखना अभी डिफाइन अभी पता चल जाएगा। इस तरह हमने ये अपर्चर डिफाइन किया। अपर्चर ज़्यादा रखने का फायदा है कि हमारा इमेज का ब्राइटनेस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं फोकस, कि जरा देखिए फोकस हमारा क्या होगा। तो ध्यान देना, मैं फोकस का डिफिनेशन दे रहा हूँ। पहले मैं रे डायग्राम बना देता हूँ, फिर डिफिनेशन दूंगा। ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। मान लीजिए मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया, यहाँ पोल होगा कॉनकेव मिरर का, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। या अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर बना दूं, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पोल है कॉन्वेक्स मिरर का, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे फोकस का डेफिनेशन ध्यान देना क्या है, स्फेरिकल मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में, अच्छा रिफ्लेक्शन कभी भी करवाना हो तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। तुम कहोगे सर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मुझे क्या ड्रॉ करना चाहिए, नॉर्मल। और मैंने बता रखा है पहले ही, स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मुझे रिफ्लेक्शन करवाना है ना, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मुझे क्या ड्रॉ करना चाहिए, नॉर्मल। मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब जरा ध्यान देना, मैं क्या कहना चाहता हूं, नॉर्मल के अगर एक साइड इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के दूसरे साइड पर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे कुछ आएगा। नॉर्मल के अगर एक साइड इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के दूसरे साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। अच्छा जरा इस रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान से देखना, कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टेड रे है, यह हमारा कॉन्वेक्स मिरर का इंसिडेंट रे, यह हमारे कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टेड रे है। इस कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टेड रे रियल में मुझे इंटरसेक्ट नहीं करता हुआ दिख रहा, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो अगर मैं इसको वर्चुअली पीछे बढ़ाऊं तो मुझे ऐसा लगेगा, हाँ ये रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअली ऐसे किसी पॉइंट पर मीट कर रहा है। और कोई भी रिफ्लेक्टेड रे रियल में या वर्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मीट करेगा, कब, जब इंसिडेंट रे कैसा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो अगर इंसिडेंट रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअली जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है ना प्रिंसिपल एक्सिस को, वही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस कहने वाले हैं। या अगर मैं कॉनकेव मिरर में डेफिनेशन दूं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर रियल में इंटरसेक्ट करेगा ना, उसी पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस कहने वाले हैं। तो फोकस का डेफिनेशन मैंने क्या दिया, पहले मैं डेफिनेशन लिखूं, इफ इंसिडेंट रे इज parallel to the principal axis, then after reflection it will be passes through or seems to be passes through a point at principal axis. Such points at principal axis are said to be focus of mirror, फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर या मिरर। ये मैंने फोकस का डेफिनेशन दे दिया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट से रियल में या वर्चुअली पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस। इस फोकस के डेफिनेशन में अभी और भी चीज़ें हमें डिस्कस करना है, पर अभी क्लास का टाइम हुआ है तो मैं थोड़ा ब्रेक लेकर अभी आगे दोबारा से इसकी बातों को रिकॉर्ड करूंगा। फोकस से मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा डेफिनेशन देना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम लोग स्फेरिकल थ्रो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। इस रिफ्लेक्शन थ्रो स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे। इसमें हमने कुछ टर्म डिफाइन किए थे। एक तो बताया होगा स्फेरिकल मिरर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, इन सब के बारे में बताया है।
एक लास्ट डेफिनेशन दिया था फोकस, जिस पे आज मुझे डिस्कशन करना थोड़ा ज़्यादा। तो ध्यान देना, पहले फोकस का डेफिनेशन मैंने क्या दिया है। फोकस का डेफिनेशन मैंने दिया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मीट करेगा, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, फोकस कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर वर्चुअली मीट करेगा, वो पॉइंट भी हमारा क्या रहेगा, फोकस रहने वाला। फोकस का डेफिनेशन था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, उन पॉइंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस कहेंगे। अब फोकस के डेफिनेशन पे मैं थोड़ा आगे कमेंट करना चाहता हूँ, एक एक बातें ध्यान से देखना, इसी में फोकस को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले एक दो छोटे छोटे काम हैं, बेसिकली नोट है। फर्स्ट नोट मुझे ट्राई बताना क्या होगा, देखते रहना। हमारे पास में ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है एक्चुअल में। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ कहीं पोल होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब देखना, इस मिरर पे मैं दो रे इंसिडेंट करवाता हूँ। ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है, इसी मिरर पर मैंने एक सेकंड रे भी इंसिडेंट करवाया, और दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल ही हैं। बस है क्या ना, फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, सेकंड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास में। फोकस का डेफिनेशन मैंने क्या दिया है कि रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मीट करेंगी, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस होगा। अब जरा एक बात का ध्यान देना, फर्स्ट रे का मैं अगर रिफ्लेक्शन करवाऊं, तो तुम कहोगे सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मल। और स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों का नॉर्मल कहाँ से पास करता है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूँ ना, तो ये नॉर्मल हमारा कहाँ से पास कर रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल हमारा पास करेगा। अब देखना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैंने क्या कह दिया, I1। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहने वाला है, I1 ही रहेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा कितना हो जाएगा, I1। ये मैंने बना दिया। इसी तरह ध्यान देना, सेकंड रे का रिफ्लेक्शन करवाओ। ये अच्छा, मैं पूछूं ये कौन सी रे है, तो तुम कहोगे सर ये हमारे पास में है फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। मैं कहूँ जो सेकंड रे इंसिडेंट हुआ, इसका रिफ्लेक्शन करवाना, तो तुम कहोगे सर जब भी सेकंड रे का रिफ्लेक्शन करवाना होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ढूंढेंगे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ करना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ढूंढेंगे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करना रहेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। अब जरा ध्यान देना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैंने क्या कह दिया, I2। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, जिसे मैंने I2 कह दिया है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहेगा, I2 रहने वाला है। अब मैं जानना ये चाहता हूँ पहले कि I1 ग्रेटर होगा या I2, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि रे इस पॉइंट के राइट से पास करेगा या इस पॉइंट के लेफ्ट से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो जरा ध्यान देना, I1 I2 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखें। अगर तुम डायग्राम सही सही से देख पा रहे हो ना, ये एंगल I1 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, सॉरी, अगर ये एंगल I1 है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये भी कितना रहेगा, I1। ये एंगल I2 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, I2। मुझे क्या पता चल चुका है, देखना, मुझे ये पता चल चुका है ना, देखते रहना, मुझे ये पता चल चुका है कि जो रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के जितना दूर होगा, देखो हमें क्या पता चला, I1 हमारा ग्रेटर आया है, I2 हमारा क्या आया, स्मॉलर। इस बात से मैं एक रिजल्ट याद कर सकता हूँ, जो इस फर्स्ट नोट में हमें याद रखना है। अच्छा, फर्स्ट नोट में हमें क्या याद रखना है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के जितना ज्यादा दूर होगा ना, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा। रे प्रिंसिपल एक्सिस के जितना पास में रहेगा, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, उतना ही कम रहने वाला है। तो मैं ये लाइन याद कर लेता हूं, क्या, इफ, ऐसे याद कर लूंगा, farthest the incident ray from the principal axis
will have higher the value of will have higher the value of एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी इंसिडेंट रे जितना ज्यादा दूर होगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, उतना ज्यादा। अभी बस इतना मुझे ये समझ में आ गया ना, अगर दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है, फर्स्ट रे इस पॉइंट से पास किया है तो सेकंड रे या तो इसके राइट से पास करेगा या तो इसके लेफ्ट से पास करेगा। पर अभी के लिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग पा रहा कि राइट से पास कराएं या लेफ्ट से पास कराएं, तो देखो उसको लेकर मैं अगला नोट बताऊंगा। पर अभी मुझे इतना समझ में आ गया है ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो इंसिडेंट रे जितना ज्यादा दूर रहेगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही ज्यादा रहने वाला है। ठीक है ना। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सा रे कहाँ से पास होगा, तो उसको लेकर एक छोटा सा नोट और हमें याद रखना है। देखना मैं एक छोटा सा नोट और बता रहा हूँ। सेकंड नोट, अगर तुम्हें याद हो पिछली क्लास में हमने डेफिनेशन दिया है फोकस का। पिछली क्लास का मतलब क्या, तुम्हारा तो इसी लेक्चर में रिकॉर्ड हो रहा होगा। ये हमारे पास में पोल है, ये हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने क्या डेफिनेशन दिया है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो पॉइंट हमारा क्या होता है, फोकस। देखते रहना। और अगर मैं कह दूं इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस आएगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे दिखाना है। तुम कहोगे सर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाना है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मल। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, मैंने मान लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आर, तो ये जो C से F का डिस्टेंस आया है ना, ये C से F का डिस्टेंस ज्योमेट्री से मैं प्रूव भी कर सकता हूं पर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। C से F का डिस्टेंस हमारा होता है R/2 cos I। CF है क्या, F हमारा फोकस है, C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट से पास करेगा वो पॉइंट हमारा फोकस होगा। और फोकस का सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस कितना होता है, R/2 cos I। अच्छा I क्या है, उस इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और अगर उस इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस I है तो अब आगे बातें ध्यान देना। इस फार्मूले को देखकर मुझे ये पता चला ना कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस में चेंज करता रहूं तो हमारा CF लगातार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। यानी अगर मैं ऐसे कंपेयर कर लूं, मैं मान लूं I1 हमारा ग्रेटर है, I2 हमारा स्मॉलर है। मैंने क्या जूम कर लिया कि मैं दो रे इंसिडेंट करवाऊंगा। जैसे पिछले केस में देखना, मैंने दो रे इंसिडेंट करवाया था, I1 हमारा ग्रेटर था, I2 हमारा क्या है, स्मॉलर है। अब तुम कहोगे सर अगर I1 बड़ा है I2 छोटा है, कॉस बताना I1 I2। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मैक्सिमम वैल्यू हमने पढ़ा कितना होता है, 90। 90 से कभी बड़ा हो नहीं सकता। और 0 से 90 डिग्री में कॉस हमारा लगातार डिक्रीज करता, साइन अगर होता तो वो लगातार इंक्रीज करता। तो 0 से 90 में कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो इसका मतलब क्या कि कॉस 0 1 और कॉस 90 0 था। यानी कॉस का एंगल 0 से 90 में जितना बड़ा होगा उसके कॉस का वैल्यू उतना ही छोटा रहने वाला है। तो मैं अगर कहूं I1 ग्रेटर देन I2 है, तो जरा बताना कॉस I1 और cos I2 में कौन बड़ा होगा। तो तुम कहोगे सर क्योंकि ये cos हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से cos I1 हमारा स्मॉलर होगा, cos I2 हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर रहने वाला है। अब आगे बात ध्यान देना, अगर cos बड़ा है तो CF का डिनोमिनेटर देखो, cos I1 अगर छोटा है तो CF का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा। और CF का अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू क्या आएगा, बड़ा। तो तुम कहोगे सर CF1 हमारा बड़ा आ जाएगा CF2 से। इसका मतलब हमने क्या देखा, रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा सेंटर से फोकस का डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ से रिजल्ट क्या बनकर आ रहा हमारे पास में, रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा सेंटर का फोकस से डिस्टेंस क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा रहने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के जितना ज्यादा रे दूर होगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा होगा। और जिस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा उसका सेंटर से जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो फोकस का डिस्टेंस है वो उतना ही ज्यादा रहेगा। यानी मैं अगर इन सारी बातों को समराइज करूं ना तो मैं कहूंगा जो रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के जितना ज्यादा दूर होगा उसका फोकस पोल के उतने ही पास या सेंटर ऑफ कर्वेचर से उतनी ही दूर बनेगा। तो अगर मैंने, अब ध्यान देना,
मैं कहूँ I1 I2 में किसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, तुम कहोगे सर I1 का एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ज्यादा है। और अगर I1 का एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो I1 हमारा पोल के पास ज्यादा फोकस बनाएगा, यानी फर्स्ट रे का जो फोकस F1 आया है ना वो पोल के ज्यादा पास में रहने वाला है। तो सेकंड रे का जो फोकस F2 आएगा वो पोल से दूर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ज्यादा पास रहेगा, यहाँ कहीं F2 हमारा बना। तो पहले मैं ये लाइन लिख दूं, कौन सा लाइन, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जितना ज्यादा दूर होगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा होगा, ये लिख चुका हूं। अब मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जितना ज्यादा दूर होगा उसका फोकस उतना ही ज्यादा पोल के पास में बनने वाला है। ऐसे मैं क्या लिख रहा हूं, फारदेस्ट द इंसिडेंट रे फ्रॉम द principal axis will have focus nearer to the pole, उसका फोकस हमारा पोल के उतने ही ज्यादा पास में रहने वाला है। मैंने क्या क्या बातें कहा एक बार दोबारा से सभी लोग ध्यान देना। हमने फोकस का पहले डेफिनेशन दिया, फोकस का डेफिनेशन क्या दिया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद में किस पॉइंट से पास करेंगी, फोकस से पास करती हैं। फिर मैंने ये देखा ना, जरा ध्यान दिया कि अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो इंसिडेंट रे भेजूं तो उनके एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा रहते हैं, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो ये फार्मूला कहता है कि फोकस भी अलग अलग पॉइंट्स पर आने वाला है। अच्छा, फोकस अलग अलग पॉइंट्स पर आने वाला है तो किसका फोकस कहाँ बनेगा, तो उसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया जो रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के जितना ज्यादा दूर होगा उसका फोकस पोल के उतने ही पास में रहने वाला है। ये इतनी बातें मैं बता चुका हूं। अब अच्छा, इस पूरे डिस्कशन से ये भी समझ में आ गया कि हमारा जो मिरर का फोकस है ना वो मिरर के पास एक फोकस नहीं होता है, मिरर के पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोकस होगा। हाँ, सारे फोकस हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही रिसाइड करने वाले हैं। कोई भी फोकस पोल के राइट में यानी बिहाइंड द मिरर नहीं होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में नहीं हो सकता। सारे फोकस हमारे कहाँ पर रिसाइड करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। ठीक है ना। अब आगे सुनिए, ये बातें अभी मैं आगे लिखता हूँ। एक बात और जरा ध्यान देना, दिक्कत क्या हुआ ना। अच्छा, यहां तक समझ में आया, हमें इतनी बातें पता चल गई हैं कि मिरर के पास में एक फोकस नहीं एक से ज्यादा फोकस होता है। अब एक से ज्यादा फोकस होने में प्रॉब्लम क्या है, ये बातें भी हम लोग आगे ध्यान देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखना हमारे पास में दो टाइप का रेज होता है, एक पैराक्सियल रे होगा, दूसरा मार्जिनल रे होगा। पैराक्सियल रे किसे कहेंगे, अगर किसी भी रे का, अगर इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा स्मॉलर हो, इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारा स्मॉल रहे ना, इंसिडेंट रे का अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा स्मॉल हो तो ऐसे रेज को हम लोग क्या नाम देंगे, पैराएक्सियल रे कहेंगे। मार्जिनल रे किसे कहते हैं, अगर हमारे इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल ना हो, स्मॉलर ना हो, तो ऐसे रेज को हम लोग क्या नाम देंगे, मार्जिनल रे कहेंगे। पहले मैं मार्जिनल रे को डिस्कस कर रहा हूं। अभी अगर देखा हो मार्जिनल रे में एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल नहीं है। अच्छा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल ना हो तो मैं पूछूं हमारे पास में कितने नंबर ऑफ फोकस बन रहे हैं, तो तुम कहोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस के चेंज होने पे लगातार हमारा फोकस चेंज होता रहता है, और जो रे जितना ज्यादा दूर होता है उसका फोकस उतनी ही ज्यादा पोल के पास में बनता है, और क्लोज टू क्लोज पोल पर हमारा फोकस आ सकता है। तो मुझे इतना समझ में आया कि मार्जिनल रे के पास में कितने नंबर ऑफ फोकस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोकस रहेगा। किस रे के पास में, अगर हमारे पास में एक मार्जिनल रे है ना तो उस मार्जिनल रे के पास में कितने नंबर ऑफ फोकस होते हैं, तो मार्जिनल रे के पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोकस हमारे पास में रहेंगे। अब अगर ये मार्जिनल रे के बारे में हो गया, इनफाइनाइट फोकस है, तो जरा एक बात ध्यान देना, जिसे मैं चाहूँ तो रे डायग्राम दोबारा से बना सकता हूँ। ये हमारे पास में कॉनकेव मिरर, ये मार्जिनल रे, तो इसके पास में अगर इनफाइनाइट फोकस है ना, जो रे जितना ज्यादा दूर होगा उसका फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के उतना ही पास में बनने वाला है। जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जितना ज्यादा दूर होगा उनके फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के उतने ही ज्यादा पास में रहते हैं। तो इस बात से मुझे क्या पता चला, कितने नंबर ऑफ फोकस आगे, इनफाइनाइट। अब देखना, जैसे मैं कह दूं हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पे,
तो ऑब्जेक्ट से रे निकलती, और जितने रेज निकलते वो अलग अलग पॉइंट पर फोकस होते। अच्छा, अगर रेज अलग अलग पॉइंट पर फोकस होंगे तो हमारा जो इमेज है ना, वो इमेज ब्लर दिखाई देगा। ब्लर का मतलब क्या, वो शार्प इमेज नहीं दिखेगा। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का तुम्हें एग्जैक्टली टिप पता चल रहा है, टेल पता चल रहा है, हाइट एग्जैक्ट पता चल रहा है, पर अगर जिस मिरर में इसका इमेज बने ना, उस मिरर का, वो मिरर काफी बड़ी हो, यानी उस मिरर पे कैसी रेज इंसिडेंट हो रही हो, मार्जिनल रे इंसिडेंट कर रही हो ना, तो होगा क्या, हर रे का अलग अलग फोकस होगा, और अलग अलग फोकस होने के वजह से जो हमारा इमेज दिखाई दे रहा होगा ना, वो इमेज में शार्प इमेज ना दिख के ब्लर इमेज दिखेगा। और ब्लर इमेज दिखने से हुआ क्या, अच्छा एक बात बताना, पिछली क्लास में यानी पीछे हमने पढ़ा है, अपर्चर जब डिफाइन किया था, तो अपर्चर के डिफाइन करने में अच्छी बात क्या था, मैंने कहा था अपर्चर जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ इमेज उतनी ही ज्यादा रहने वाली है। पर अपर्चर बड़ा जब मैं करने गया ना, तो मैं देख क्या पा रहा हूँ, अपर्चर बड़ा करने से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे स्मॉलर नहीं रह जाते, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे, लार्ज हो जाएंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जब स्मॉलर ना हो तो ऐसे इंसिडेंट रे को मार्जिनल रे कहेंगे। और जब मार्जिनल रे मिरर पर इंसिडेंट होता है ना, तो उसके द्वारा जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा वो एक पॉइंट पर फोकस ना होगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर फोकस होते हैं, तो हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज शार्प इमेज ना बन के ब्लर इमेज बनता है। तो अपर्चर लार्ज रखने का फायदा क्या था, कि इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ इमेज बढ़ रही थी। लेकिन अपर्चर को जैसे मैंने लार्ज रखा, तो उससे एक नुकसान भी क्या हुआ ना, कि अपर्चर जब लार्ज रहेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में वेरिएशन ज्यादा होगा, लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे, तो रेज हमारे एक पॉइंट पर फोकस ना होकर एक से ज्यादा पॉइंट पर फोकस होते हैं, और एक से ज्यादा पॉइंट पर फोकस होने की वजह से इमेज हमारा क्या बनता है, ब्लर इमेज दिखाई देता है। अब पहले मैं ये लिखूं, जब मार्जिनल रे होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोकस होगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोकस जब हमारे होंगे, रिफ्लेक्टेड रे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जगह पर फोकस हो रही है, तो जो इमेज बनेगा ना, वो हमारा इमेज शार्प इमेज नहीं, नॉट अ शार्प इमेज। कैसा इमेज बनेगा, हमारा ब्लर्ड इमेज बनेगा। और ब्लर्ड इमेज बनने से हमें इमेज का एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि इस मार्कर का टो कहाँ है, टेल कहाँ है, या बिल्कुल शार्प पॉइंट कहाँ है, इमेज में शार्पली ना दिखाई दे के ब्लर ब्लर दिखाई देने लगता है। तो लेकिन हाँ, अब इतनी बातों से मुझे एक बात और पता चला, अगर तुम्हें याद हो पहले हमने देखा था कि अपर्चर बड़ा रखने का फायदा था। अपर्चर बड़ा रखने का फायदा क्या है, कि इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, पर अपर्चर बड़ा रखने का नुकसान क्या आ गया है, कि हमारा इमेज शार्प नहीं दिखाई देगा, ब्लर्ड इमेज दिखाई देगा। यानी एक लार्ज अपर्चर का मिरर होना, तो वो जो इमेज बनाएगा वो काफी ब्राइट इमेज बनेगा, क्योंकि बहुत सारे रेज इंसिडेंट होंगे मिरर पे, बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रेज आएंगे, तो इमेज की ब्राइटनेस तो ज्यादा होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, कि इमेज हमारा कैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है, ब्लर्ड इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं एक्चुअल में चाहता ये हूं ना, कि हमारा जो इमेज बने शार्प बने और ब्राइटनेस भी ज्यादा रहे, तो मैं इसलिए कोशिश ये कहता हूं कि शार्प इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उस पर अभी मैं आता हूं, लेकिन पहले ये बातें लिख दूं। क्या मैं कह रहा हूं, कि अगर हमारा अपर्चर हाई है, अपर्चर जितना ज्यादा होगा ना, तो इससे एक फायदा भी निकला, एक नुकसान भी निकला। अच्छा, फायदा क्या निकला है, तो फायदा अपर्चर बड़ा रखने का ये निकला है ना, कि ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ इमेज हमारा क्या रहता है, हाई। इंटेंसिटी ऑफ इमेज हमारा क्या रहेगा, हाई रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, हमारा इमेज क्या होगा, शार्पनेस ऑफ इमेज जो है, हमारा लेस है। शार्पनेस ऑफ इमेज हमारा क्या रहने वाला, लेस रहेगा। और शार्पनेस ऑफ इमेज अगर हमारा लेस है, तो मैं कोशिश करूंगा ना, कि कुछ ऐसे मैनेज करें कि हमारा इमेज का शार्पनेस कम हो जाए। अब इमेज का शार्पनेस अगर कम करना है ना, तो तुम कहोगे सर मिरर का अपर्चर क्या होना चाहिए, स्मॉल। अगर मैं मुझे शार्पनेस इंक्रीज करना है, ब्राइटनेस भले थोड़ा सा कम हो जाए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता हूँ शार्प इमेज बने, ब्लर्ड इमेज ना बने, तो हमें मिरर का अपर्चर क्या करना होगा, स्मॉल। अच्छा, मिरर का अपर्चर अगर मुझे हटाना है, देखना, अगर मुझे मिरर का अपर्चर को डिक्रीज करना है ना, तो मिरर के अपर्चर के डिक्रीज करने के मैं एक दो तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका मुझे ऐसा क्या समझ में आ रहा है, मिरर को कट कर दो।
जो हमारे पास में लार्ज अपर्चर का मिरर था ना, वो मैंने मिरर को ऊपर और नीचे से कट कर दिया। ऊपर और नीचे से कट करोगे तो अपर्चर अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा। अच्छा, अपर्चर जब छोटा हो जाएगा तो उससे शार्पनेस कैसे बढ़ेगा, अभी थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, अपर्चर बड़ा होने में शार्पनेस डिक्रीज हुआ तो अपर्चर छोटा करेंगे तो बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे, अभी देख लेते हैं। लेकिन पहले एक बात सुनो, अपर्चर कम करने का तरीका क्या है, मिरर को कट कर दो। या एक दूसरा तरीका भी क्या है, पॉलिश द रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ मिरर। हमें क्या करना है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड को पॉलिश कर दे, तभी मिरर का अपर्चर क्या हो जाएगा, कम। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, देखना हमारे पास में ना, मैं कहना बेसिकली ये चाह रहा हूं, यहां ध्यान देना। अगर हमारे पास में ये लार्ज अपर्चर का मिरर है ना, देखना ये हमारे पास में एक लार्ज अपर्चर का मिरर है। मैं अपर्चर को डिक्रीज करना चाहता हूं तो एक काम मुझे क्या करना होगा, पॉलिश करना होगा, कट करना होगा। दूसरा काम, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है ना, इसके ऊपर और इसके ये नीचे पॉलिश कर दो। अब पॉलिश करोगे अपने आप अपर्चर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्योंकि पॉलिश सरफेस पे जो रे इंसिडेंट होगा उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो इमेज इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो अपने आप हमारा मिरर का अपर्चर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब मन में ये सवाल उठा, अपर्चर के डिक्रीज करने से जरा एक्सप्लेन करिए कि शार्पनेस बढ़ेगा कैसे। हाँ, ये समझ में आ गया, अपर्चर बड़ा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में वेरिएशन ज्यादा है, तो बहुत सारे फोकस बनेंगे, बहुत सारे फोकस से होते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे एक जगह फोकस ना करके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर फोकस करती है, जिससे हमारा ब्लर्ड इमेज बनता है या शार्प इमेज नहीं बन पाता है। अब मैं चाहता हूं अगर इमेज शार्प बने ना, तो उसके लिए हमें कैसे रे इंसिडेंट करवाने होंगे, पैराक्सियल। क्यों पैराक्सियल करवाना होगा, जरा ध्यान देना। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, अच्छा पैराक्सियल रे कहते कैसे हैं, अगर किसी भी रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो, 5 डिग्री 10 डिग्री इससे छोटा हो, तो ऐसा एंगल ऑफ ऐसे रेज को पैराक्सियल रे कहेंगे। पैराक्सियल रे के बारे में सुनना जरा ध्यान से एक बात, कि अगर हमारे पास में पैराक्सियल रे है ना, अभी हमने सी से एफ का डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी कोई भी रे इंसिडेंट हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो फोकस आएगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस का फार्मूला था, वो फार्मूला क्या था, r/2 cos i। और हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा स्मॉल हो तो कॉस का वैल्यू रफली कितना होता है, 1। अच्छा, कॉस अगर रफली 1 हो गया तो हमारा सी से एफ का डिस्टेंस कितना आ गया, r/2। अच्छा, r/2 का मतलब क्या है, अगर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल कब होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल करने का तरीका है कि हमारा अपर्चर छोटा हो, क्योंकि जैसे अपर्चर छोटा होगा ना, सारी की सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास ही रहेंगी, और जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास में रहता है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल ही होता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पैराक्सियल रे का स्मॉल करना है, रे जो आ रहा है ना वो तुम चाहते हो पैराक्सियल रे ही मिरर पे पहुंचे, तो हमें स्मॉल अपर्चर रखना होगा। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल रखने का मतलब क्या है, हमारा अपर्चर कैसा होना चाहिए, स्मॉल। अपर्चर स्मॉल करने का मैंने तरीका बता दिया है। और अपर्चर स्मॉल होने से हुआ क्या ना, कि जब हमारे मिरर का अपर्चर स्मॉल है, ये मिरर का पोल यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस मिरर पे जब हमारी रेज पैरेलली इंसिडेंट करती है ना, तो इसका एक ही फोकस बनकर आता है। कितनी भी रेज हमारी पैरेलली इंसिडेंट कर जाए, इसके नंबर ऑफ फोकस कितने बन जाएंगे, एक। और ऐसे फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस किस रेज के लिए डिफाइन किया गया, पैराक्सियल। और पैराक्सियल रे मिरर पर कब इंसिडेंट होंगे, जब मिरर का अपर्चर स्मॉल होगा। और मिरर का अपर्चर स्मॉल करने का तरीका क्या है, मिरर को या तो कट कर दें या रिफ्लेक्टिंग साइड में टॉप और बॉटम सरफेस को क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तब भी हमारा अपर्चर स्मॉल होगा। अपर्चर स्मॉल होने से एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होने से हमारा जो मिरर है ना वो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, उसका एक ही फोकस बनता है। और ऐसे फोकस को हम लोग क्या नाम दे देंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो ये जो फोकस आया है ना, इस फोकस एफ को हम लोग फोकस ना कहेंगे, क्या नाम दे देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। मुझसे कोई पूछे प्रिंसिपल फोकस किस रेंज के लिए डिफाइन किया गया है, तो तुम कहोगे सर प्रिंसिपल फोकस जो है ना वो पैराएक्सियल रे के लिए डिफाइन होता है, और जो फोकस हमारा है वो एक पैराएक्सियल के लिए भी है, मार्जिनल के लिए भी है। पर मार्जिनल में एक फोकस ना होकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोकसेस होते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या नाम नहीं देते हैं,
प्रिंसिपल फोकस नहीं कहेंगे। जब हमारा पैरा एक्सियल रेज इंसिडेंट करती हैं तो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, और वो एक पॉइंट पर जो कन्वर्ज होती है ना, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, ठीक है ना। ये नोट लिखा हुआ है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस का जो हमारा स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। बस एक मिनट टाइम देके फोकस की सारी बातें एक साथ दिमाग में रखो। हमने फोकस के से पहले अपर्चर डिफाइन किया था। अपर्चर डिफाइन करने में हमें ये समझ में आया ना कि हमारा अपर्चर मिरर का जितना बड़ा होगा, मिरर की ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। तो मन में आया कि अब मैं मिरर का अपर्चर ज्यादा रखूंगा। उसके जस्ट बाद अगला टर्म हमें क्या डिफाइन करना था, फोकस। फोकस मैंने कहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, वो पॉइंट हमारा क्या बन रहा था, फोकस बन रहा था ना। अब फोकस का जब मैंने डेफिनेशन दे दिया था, तो उसके बाद में आगे की बातें सुनो। हमने ये देखा ना कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के जितना ज्यादा दूर रहता है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा, और जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा, वो जब रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करता ना, तो मीटिंग पॉइंट पोल के उतनी ज्यादा पास में रहती है, और अलग अलग इंसिडेंट एंगल होने की वजह से रेज अलग अलग पॉइंट पर फोकस कर रहे थे। यानी उसके पास में एक फोकस नहीं, एक से ज्यादा फोकस हो जाते हैं। और ऐसी रेज जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा, तो उन रेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, मार्जिनल रे। यानी हमने देखा मार्जिनल रे के पास में एक से ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे फोकसेस पॉसिबल थे, और सारे के सारे फोकस कहाँ रहेंगे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। चाहो तो लिख लो कि मार्जिनल रे का जो सारा का सारा फोकस है ना, ऑल फोकसेस reside between पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर मुझे प्रॉब्लम ये रहा ना कि जैसे बहुत सारी जगह जब रे फोकस होने लगी, तो उस रेज के पास में जो इमेज बनाएंगे वो रे, वो ऑब्जेक्ट का ब्लर्ड इमेज बना रहे थे। और मैं चाहता हूं कि हमारा इमेज शार्प बने, तो शार्प इमेज बनाने के लिए हमें जो इन्फिनिट नंबर ऑफ फोकस हो रहे थे उसको कम करना था, एक फोकस बनाना था। तो एक फोकस बनाने का तरीका मैंने क्या कहा, अगर इस फार्मूले में देखो कॉस का वैल्यू 1 हो जाए ना, तो हमारा सी एफ कितना हो जाएगा, r/2। यानी सारे के सारे रेज कहाँ पर कन्वर्ज होंगी, r/2 डिस्टेंस पर हो जाएंगी सेंटर से। तो अगर r/2 डिस्टेंस पे कन्वर्ज कराना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल रखना होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल तब रहेगा जब मिरर का अपर्चर क्या हो जाए, स्मॉल। और मिरर का अपर्चर स्मॉल करने के दो तरीके मैंने बता दिए हैं। एक तरीका क्या है, हमारा मिरर को ऊपर और नीचे से कट कर दो। दूसरा तरीका है कि रिफ्लेक्टिंग साइड पे पॉलिश कर दो। और मिरर में ये जो, सुनना एक नई बात, मिरर में जो ये एक से ज्यादा फोकसेस बनते हैं ना, ये फोकस हमारा इसी प्रॉब्लम को मिरर का क्या नाम देते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन ऑफ मिरर भी कहते हैं। स्फेरिकल एब्रेशन के वजह से मिरर में एक फोकस नहीं, एक से ज्यादा फोकस होते हैं। हाँ, मैं कुछ जुगाड़ करके स्फेरिकल मिरर में एक फोकस बना लेता हूँ। और कब कैसा जुगाड़ है कि कैसे रेज हो जाए, पैराक्सियल हो जाए, जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल रहेगा। और पैराक्सियल रे के लिए एक फोकस जो आता है उसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। अच्छा, मुझसे कोई पूछे क्या मैं कोई ऐसा मिरर बना सकता हूँ जिस मिरर के पास में एक ही फोकस रहे, चाहे उस पर पैराक्सियल रे इंसिडेंट हो चाहे मार्जिनल रे हो। तो अगर पैराबोला शेप में अगर तुम मिरर बनाओगे ना, पैराबोलिक मिरर बनाओगे, तो उस पैराबोलिक मिरर का हमेशा एक ही फोकस रहता है। उस पे इंसिडेंट रे चाहे मार्जिनल हो चाहे पैराक्सियल हो, वो सारे रिफ्लेक्शन करने के बाद में एक ही पॉइंट पर फोकस करती हैं। यानी उसके पास में एक ही फोकस होगा। लेकिन स्फेरिकल मिरर के पास में तुमसे कोई पूछे तो कितने फोकस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। लेकिन कोई के स्फेरिकल मिरर पे अगर पैराक्सियल रे इंसिडेंट करें तो कितने फोकस हो जाएंगे। तो स्फेरिकल मिरर पे अगर पैराक्सियल रे इंसिडेंट करते हैं तो उसके पास भी एक फोकस बनाता है। पर ऐसे कोई क्यूरियोसिटी में सवाल पूछ ले कौन सा मिरर है जिसके पास में सिर्फ एक ही फोकस होता है, तो मैं कहूंगा स्फेरिकल तो बिल्कुल नहीं, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोकस होते हैं। अगर पैराबोलिक शेप का मिरर बनाओगे, उस पर चाहे इंसिडेंट रे मार्जिनल हो पैराक्सियल हो, सभी के लिए नंबर ऑफ फोकसेस कितने रहेंगे, एक ही रहने वाला है। ठीक है, अब अगला टर्म फोकस डिफाइन किया, तो हमें फोकल लेंथ डिफाइन करना चाहिए। एक दो डेफिनेशन और है, देखना। फोकस अगर हमने डिफाइन किया है, तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या डिफाइन करना होगा, फोकल लेंथ। देखो, मैं एक छोटा सा डेफिनेशन देता हूं। फोकल लेंथ, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा कितना किसका है। सवाल ये उठा फोकल लेंथ होगा क्या, ध्यान देना फोकल लेंथ क्या होगा। पहले डेफिनेशन बोल, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ कहेंगे। किसके, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम दे देंगे,
फोकल लेंथ कहेंगे। यानी अगर मुझसे कोई पूछे फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अब फोकल लेंथ हमारा मार्जिनल रे के लिए भी आएगा, पैराक्सियल रे के लिए भी आएगा। तो चलो मैं मार्जिनल और पैराक्सियल दोनों के लिए फोकल लेंथ निकाल के बताता हूँ। अगर मिरर पे मार्जिनल रे इंसिडेंट हो तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, अगर मिरर पे पैराक्सियल रे इंसिडेंट हो तो उसका फोकस कितना रहने वाला है, हम ये जानना चाहते हैं। ध्यान देना, हमारे पास में ये एक स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इस पर एक मार्जिनल पैरेलल रे इंसिडेंट हो तो ये जिस पॉइंट पर मीट करेगा वो पॉइंट फोकस होगा। अच्छा, अगर थोड़ी देर पहले याद हो सी से एफ का डिस्टेंस मैंने कितना बताया था, r/2 cos i, यानी इस रे का अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आई हो तो सी एफ कितना था, r/2 cos i। और फोकल लेंथ मैंने किसे कहा है, फोकल लेंथ को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ मैंने कहा है पोल से फोकस का डिस्टेंस। अच्छा बताना, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना होता है, आर। आर में से अगर मैं सी एफ माइनस कर दूं तो बेसिकली फोकल लेंथ का फार्मूला आ जाएगा r-r/2 cos i। पर ये किस मिरर के किस रेज के लिए है, मार्जिनल रे के लिए। पर अगर हमारे पास में मार्जिनल रे ना हो ना, पैराक्सियल रे, जैसे मैं कहूं ये पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, पैराक्सियल रे इंसिडेंट किया है तो जिस पॉइंट से पास करेगा ये बेसिकली फोकस नहीं प्रिंसिपल फोकस है। और सी से एफ का अगर ऊपर देखा हो ना, सी एफ हमारा कितना बना था पैराक्सियल के लिए, r/2। तो जरा बताना ये फोकल लेंथ भी कितना आ जाएगा, सर r में से r/2 माइनस करेंगे तो r/2 बनेगा। और हम जो इस चैप्टर में आगे डिस्कशन करेंगे ना मिरर में, वो मिरर में कौन से रेज के लिए डिस्कशन करेंगे, फार्मूले वगैरह में जो न्यूमेरिकल करेंगे पैराक्सियल रे के लिए करेंगे। इसलिए मैं बार बार फोकल लेंथ का फार्मूला क्या यूज करने वाला हूँ, r/2 यूज करने वाला हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। एक छोटा सा डेफिनेशन और है फोकल लेंथ के बाद में, फोकल प्लेन कहते हैं। एक छोटा डेफिनेशन और है, क्या है, फोकल प्लेन। मुझसे कोई पूछे फोकल प्लेन क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा किसका है, फोकल प्लेन। तो अगर अभी डेफिनेशन तुमने ध्यान से सुना है फोकस का ना, तो इतना मुझे समझ में आ गया कि मिरर के पास में, स्फेरिकल मिरर के पास में एक से ज्यादा नंबर ऑफ फोकसेस होते हैं। और वो सारे फोकस जिस जिस प्लेन में आएंगे ना, उसी प्लेन को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकल प्लेन कहेंगे। फोकल प्लेन किसे कहेंगे, प्लेन इन विच ऑल फोकसेस of spherical mirror reside said to be focal plane। और फोकल प्लेन जो होता है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है ना, तो इस तरह स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस थे, वो डेफिनेशंस मैंने दे दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर रे डायग्राम बनाना हो, रे डायग्राम का फॉर्मेशन करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। इस लेक्चर में हमने अभी तक क्या किया है, स्फेरिकल मिरर डिफाइन किया, उसके बेसिस पर दो टाइप के मिरर होते हैं, उन दो टाइप के मिरर के बेसिस पर हमने कुछ टर्म डिफाइन किए हैं। कैसे कैसे टर्म डिफाइन किए हैं, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे टर्म हमने डिफाइन कर लिए हैं और इसको डिटेल में ही डिफाइन किया है हमने, खासकर फोकस को। ठीक है ना, इसके आगे रेट ट्रेसिंग वगैरह, मिरर फार्मूला वगैरह अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।